हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2। और आज हम जानने वाले हैं पालमपुर गांव की कहानी में उत्पादन के संगठन के बारे में। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। और अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि है पालमपुर गांव की कहानी में उत्पादन के संगठन के बारे में। तो शुरू किया जाए, चलिए जानते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि उत्पादन का संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो टाइटल को समझना जरूरी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें वो सारी चीजें आती हैं कि उस गांव में प्रोडक्शन के तरीके कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे माध्यम है जहां से लोगों को धन प्राप्त होता है, लोगों के रोजगार का प्रमुख साधन क्या है, लोग कौन कौन सी उत्पादन गतिविधियों में यानी कि प्रोडक्शन के कामों में लगे हुए हैं। ये सारी चीजें हम उत्पादन के संगठन के अंतर्गत जानेंगे। ऑलराइट, चलिए अब देखें मुख्य उत्पादन गतिविधियों के बारे में जाने क्या है भाई। तो सबसे पहली बात आती है कि गांव के कुल कृषि क्षेत्र के केवल 40% भाग में सिंचाई होती है। क्या बताया गया है? गांव के कुल कृषि क्षेत्र के केवल 40% भाग में ही सिंचाई होती है, जबकि वहां के लोगों का मुख्य साधन क्या है? अर्थव्यवस्था का कृषि है। लेकिन सिंचाई सुविधा की बात करें तो केवल 40% भाग में सिंचाई होती है। और खेती के लिए सबसे जरूरी क्या है भाई? पानी। और अधिक उपज पैदा करने वाले बीज HYV बीज की सहायता से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम हो गई है। पालमपुर गांव के लोगों ने खेती में ज्यादा उपज प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया है? HYV बीज। अब HYV बीज क्या कहलाते हैं? अगर हम HYV बीज की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है भाई? सबसे पहले इसके फुल फॉर्म पर अपन ध्यान दे लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी कि उच्च किस्म के बीज, उच्च किस्म के बीज जिनसे पैदावार ज्यादा प्राप्त होती हो। ठीक है, तो अधिक उपज देने वाले बीजों की सहायता से गेहूं की उपज कितनी बढ़ा ली है? पहले इनकी गेहूं की उपज होती थी 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में कितने गेहूं उगा पाते थे? 1300 किलोग्राम। और अब उसी हेक्टेयर में कितना उगा लेते हैं? 3200 किलोग्राम गेहूं उगा लेते हैं, यानी कि 2 गुने से भी कहीं ज्यादा गेहूं ये उगा लेते हैं 1 हेक्टेयर में। किसकी वजह से? हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स का प्रयोग करके, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। अब यहां से ये बात आती है कि HYV बीज का मतलब क्या है? उन्नत किस्म के बीज का मतलब क्या है? ये परंपरागत कृषि में आएंगे या फिर आधुनिक कृषि में आएंगे? तो जाहिर सी बात है कि आधुनिक कृषि में आएंगे, क्योंकि पहले जिन बीजों का प्रयोग ये करते थे, यानी कि वो पुराने बीज थे, परंपरागत बीज थे, ठीक है, उनसे पैदावार कम होती थी। अब हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स हैं, उन्नत किस्म के बीज हैं, नई प्रजाति के बीज हैं, तो उनसे पैदावार ज्यादा हो रही है। यानी कि खेती के आधुनिक तरीके को अपना रहे हैं पालमपुर गांव के किसान। ठीक है, एक बात यहां से क्लियर हो गई। अब देखो, पालमपुर गांव में 25% लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। गैर कृषि कार्य कौन से कार्य? जो कृषि से अलग हो, कृषि से संबंधित ना हो। अब गैर कृषि कार्य कौन कौन से होते हैं? अब 25% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी है, यानी कि 75% जनसंख्या किस में लगी होगी? फिर
75% जनसंख्या कृषि में लगी होगी। और हमारे भारत देश की हम बात करें तो भारत देश की ज्यादातर आबादी किसमें लगी होती है? कृषि कार्यों में ही लगी होती है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में लगी होती है, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या। ऑलराइट, चलिए, तो 25% लोग कृषि के अलावा अन्य कार्य करते हैं, यानी कि गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। अब वो गैर कृषि कार्य कौन कौन से होते हैं? जैसे डेयरी, दुकानदारी, लघु स्तरीय निर्माण, उद्योग, परिवहन इत्यादि। डेयरी यानी कि दूध बेचने का काम होता है, ठीक है, गाय भैंसे पालने का काम होता है। फिर उसके बाद कुछ लोगों की अपनी अपनी दुकानें हैं। और लघु स्तरीय निर्माण, छोटे मोटे निर्माण कार्य भी करते हैं, कुछ चीजों को कच्चे माल को मतलब एक प्रोडक्ट में बदलना, ठीक है। उद्योगों में कार्यरत हैं कुछ लोग। उसके बाद परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए हैं, यानी कि ये सारे काम किस में आते हैं? कृषि से हटके हैं, गैर कृषि कार्यों में आते हैं। कौन कौन से? डेयरी, दुकानदारी, लघु स्तरीय निर्माण, उद्योग, परिवहन, ये सब, ठीक है। अब ये सब चीजें आपको क्यों बताई जा रही हैं? ताकि आप डिफरेंस कर पाओ कि कृषि क्षेत्र क्या होता है और गैर कृषि क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। यहां से सवाल बनता है कि इनमें से कौन सा बिजनेस या व्यापार गैर कृषि क्षेत्र में आता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि गैर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत शामिल गतिविधियों को बताइए या कार्यों को बताइए। आपको बताना होगा, आप ये सारी चीजें बता देंगे। ऑलराइट, क्लियर है? तो मुख्य उत्पादन गतिविधियों की बात हम कर रहे थे, जिसमें 75% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई है और 25% जनसंख्या किसमें लगी हुई है? गैर कृषि कार्यों में लगी हुई है। ऑलराइट, क्लियर? चलिए अब देखें गैर कृषि क्रियाएं आखिर होती क्या है, देख लेते हैं। यहां पर छोटी छोटी परिभाषाएं दी गई हैं ताकि आपको एग्जाम में लिखने के काम में आ सके। तो देख लेते हैं भाई साहब इसको भी। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, ठीक है, अन्य उत्पादन गतिविधियां, कृषि क्षेत्र से हटकर गतिविधियां जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, जैसे कि लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल होती हैं। कौन कौन सी? लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल होती हैं। फिर बात करते हैं हम उत्पादन की। किसकी? उत्पादन की, प्रोडक्शन की। आखिर ये क्या होता है, क्या इसका उद्देश्य होता है? तो देखें, उत्पादन का उद्देश्य या प्रयोजन ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। प्रोडक्शन किसका होगा? जिसकी डिमांड होगी, जिसकी लोगों को जरूरत होगी, उसी चीज का प्रोडक्शन होगा, उसी प्रोडक्ट को बनाया जाएगा। अब किसी भी चीज का उत्पादन कैसे होता है? अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि कार्य कहाँ किया जाता है? खेतों में किया जाता है। उसके लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए, उपजाऊ मिट्टी चाहिए, पर्याप्त पानी चाहिए, जिस फसल को जितनी आवश्यकता होती है पानी की और जिस तरीके के मौसम की वो चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में खाद चाहिए, उर्वरक चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, कीटनाशक चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, अच्छी किस्म के बीज चाहिए। ये हो गई कृषि क्रियाओं के लिए। अब गैर कृषि क्रियाओं के लिए अगर प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो वो कैसे होगा? वो उस क्षेत्र विशेष पर निर्भर करता है, वो उस काम पर निर्भर करता है। अब जैसे कि मान लो उत्पादन की बात हो रही है, अपन द्वितीय क्षेत्र को लेके चलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र तो हो गई आपकी कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में तो शामिल हो गई आपकी खेती, कृषि शामिल हो गई। फिर उसके बाद अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? उद्योग होता है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, किस तरीके का उद्योग है। मान लो कि ये उद्योग है शक्कर उद्योग, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मान लो कि ये है आपका शक्कर उद्योग यानी कि चीनी उद्योग। अब शक्कर कहाँ बनती है? किसी कारखाने में बनती है, पर बनती किससे है? शक्कर बनती है गन्ने से। शक्कर का उत्पादन कैसे होता है? गन्ना से होता है। गन्ना किस क्षेत्र में आएगा? गन्ना आएगा प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कि प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यहां पर मैं लिख देती हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। अब गन्ना किस में आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर में आ रहा है। पीएस का मतलब है प्राइमरी सेक्टर, यानी कि शक्कर उद्योग को रॉ मटेरियल, कच्चा माल कहां से प्राप्त हो रहा है? प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है, ठीक है,
क्लियर हो गई ये बात। अब ये बनेगी कहाँ? अब बनेगी कहाँ? ये बनेगी किसी उद्योग में। अब उस उद्योग तक इस सामान को पहुंचाया कैसे जाएगा? गन्ना को कैसे पहुंचाया जाएगा? वाहन के द्वारा, व्हीकल्स के द्वारा। ठीक है, अब गन्ने जैसी चीजें यानी कि बड़े बड़े ट्रक में जाएगी। ठीक है, और कम समय में पहुंचाना होगा। अगर ज्यादा समय लगेगा गन्ने को किसी जगह पर पहुंचने में तो गन्ना सूख जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जूस भरा होता है, जूस जल्दी सूख जाएगा। क्लियर हो रही है बात? यानी कि इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ी? अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र की भी हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन किस में आता है? अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब हमें किसकी जरूरत पड़ी? इसके लिए परिवहन की जरूरत पड़ी। क्लियर हो रही है बात? परिवहन की जरूरत पड़ी। परिवहन किस में आता है? अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आता है। क्लियर है यहां तक की बात? क्या कहते हो बताइए भाई जल्दी से, यहां तक किसी को कोई डाउट? ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? बताएं भाई जल्दी से, ये ढांचा समझ में आया? किस तरीके से अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और उत्पादन को सफल बनाते हैं। उत्पादन की बात हो रही थी। ठीक है, तो उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना जिसकी हमें आवश्यकता है। और उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों की जरूरत पड़ती है, यानी कि तीनों क्षेत्रों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन आवश्यक होता है। ऑलराइट, तो गैर कृषि क्रियाएं क्या होती हैं और उत्पादन क्या है, ये बात क्लियर है। चलिए चलते हैं अब आगे। अब देखें, उत्पादन है तो आवश्यक चीजों की हम बात करें, उत्पादन के लिए आवश्यक कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो देखें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के लिए, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। ठीक है, क्या क्या आवश्यक है? 4 चीजें आवश्यक हैं। तो पहली बात तो आवश्यक है, यहां पर देखें गौर से, पहली चीज क्या आवश्यक है? भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। किसी भी चीज का प्रोडक्शन होगा रूट लेवल से होगा, जमीनी स्तर से होगा। पहले तो कच्चे माल का उत्पादन करना पड़ेगा, तब जाके कोई बड़ा प्रोडक्ट बन पाएगा। कोई भी बड़ा क्या, छोटा प्रोडक्ट भी तभी बन पाएगा। तो देखें, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सी 4 चीजें हैं? देखें, सबसे पहली बात है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। जमीन तो चाहिए सबसे पहले। प्राकृतिक संसाधन में क्या चाहिए भाई? जल चाहिए, वायु चाहिए, तापमान चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? खनिज चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है श्रम। श्रम, काम कौन करेगा? इस जमीन पर काम कौन करेगा? बताओ जल्दी से। जल, वन, खनिज, इन सब का प्रयोग करके काम कौन करेगा? व्यक्ति ही काम करेगा। तो श्रम यानी कि काम करने वाले लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि श्रमिकों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। ठीक है, फिर तीसरी बात आती है भाई साहब भौतिक पूंजी की। तीसरी आवश्यकता क्या होती है? प्रोडक्शन में, उत्पादन में भौतिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब ये भौतिक पूंजी क्या होती है भाई साहब? भौतिक पूंजी क्या होती है? इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखें, सबसे पहले तो होती है आपकी स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। ठीक है, यहां से भी सीधा सवाल बनता है। क्या सवाल बनता है? कि भौतिक पूंजी जो है, भौतिक पूंजी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक है आपकी स्थायी पूंजी और एक है आपकी कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी क्या है? औजार, मशीन और भवन। कैसे है? शब्द को पकड़ना। स्थायी पूंजी यानी जो स्टेबल रहे। एक बार आपने जमीन खरीद ली, आपकी हो गई जमीन, क्या वो जमीन कभी खत्म होगी? नहीं होगी। ठीक है, मशीन, एक बार मशीन आपने खरीद ली तो क्या वो एक बार प्रयोग कर लेने के पश्चात खत्म हो जाएगी? नहीं होगी, काफी लंबे समय तक वो मशीन चलती रहेगी। भवन, ठीक है, आपने कोई भी भवन खरीद लिया, कोई भी बिल्डिंग खरीद ली तो क्या वो एक दिन रहने के बाद खत्म हो जाएगी? नहीं। एक बात और है, औजार। कोई भी औजार आपने खरीदा जो आपके काम में प्रयोग में आना है, तो क्या एक बार प्रयोग कर लेने के पश्चात या एक बार यूज कर लेने के बाद वो खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। तो स्थायी पूंजी में वे सारी वस्तुएं आती हैं, वो पूंजी आती है जिसका प्रयोग आप बार 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 कर सकते हो और वो लंबे समय तक स्थायी रूप से बनी रहती हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी स्थायी पूंजी। अब क्या है? अब है कार्यशील पूंजी। ठीक है, तो एक कार्यशील पूंजी क्या होती है? कार्यशील पूंजी में कच्चा माल आता है, नगद पूंजी आती है। क्या क्या आता है?
कच्चा माल और नगद पूंजी। अब कार्यशील पूंजी है, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या निकल के आता है, ठीक है। कार्यशील पूंजी यानी कि जो काम में लगातार लगी रहे। कच्चा माल है, ध्यान से सुनिएगा, कच्चा माल है, कच्चे माल से एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, किसी भी रॉ मटेरियल से एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ये बात तो हमें पता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो गेहूं है या शक्कर है, शक्कर का उदाहरण लेते हैं, जो उदाहरण हम शुरू से लेते आ रहे हैं। तो कच्चा माल, शक्कर के लिए कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, गन्ना का। गन्ना क्या है भाई साहब, बताइए जल्दी से, रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, ठीक है। ये क्या है, ये एक रॉ मटेरियल है, क्लियर। अब गन्ने से हमें क्या बनानी है, शक्कर, ठीक है। शक्कर क्या हो गई भाई, एक फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, अपना एक फाइनल प्रोडक्ट है, मान लो। अब आप ये मत कहने लगना कि शक्कर से भी कई चीजें बनाई जा सकती है, मिठाई बनाई जा सकती है, रसगुल्ले बनाए जा सकते हैं, ठीक है, वो तो है, लेकिन अपना फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आप क्या यूज कर रहे हो, शक्कर, शुगर का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे कार्यशील पूंजी की। अब जब एक बार गन्ने से, ठीक है, शक्कर बन गई, तो क्या दोबारा उसी गन्ने से शक्कर बनाई जा सकती है, नहीं, क्योंकि उसका पूरा जूस खत्म हो गया, जो कचरा था हमने अलग कर दिया। अब नई शक्कर बनाने के लिए क्या चाहिए, नया कच्चा माल चाहिए, नया रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कि फिर से और गन्ने चाहिए। यानी कि शक्कर का उत्पादन हमेशा बना रहे, ठीक है, शक्कर हमेशा बनती रहे, उसके लिए क्या चाहिए कि हमेशा गन्ने मिलते रहें, यानी कि गन्ने को उगाते रहो, शक्कर बनाते रहो। तो ये क्या है, एक कार्यशील पूंजी है। ये हमेशा तो नहीं बनी कि आपने घर खरीद लिया और उस घर में आप रह रहे हो, स्थायी पूंजी है। लेकिन एक बार आपने गन्ने खरीद लिए और उससे हमेशा उसी गन्ने से आप शक्कर बना पाओ, नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये क्या है भाई, कच्चा माल और नगद पूंजी क्या है, ये कार्यशील पूंजी है। अब नगद पूंजी की बात आती है, जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, उस 100 रुपए से कोई भी सामान आपने खरीद लिया, सामान खरीद लिया, 100 रुपए गए, उसके बदले में सामान मिला, सामान का आपने उपयोग कर लिया। अब दोबारा आपको फिर से कुछ सामान चाहिए, तो फिर से पैसा चाहिए, यानी कि पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। तो क्या हो रहा है, कार्यशील पूंजी है ये, ठीक है, काम में वो चीज लगी है, फिर से नई चीज चाहिए उसके लिए। क्लियर हो रही है बात। भौतिक पूंजी का मतलब समझ में आया। भौतिक पूंजी के दोनों प्रकार, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। ऑल राइट। अब 4 चीजों की आवश्यकता होती है उत्पादन के लिए। तो भूमि और प्राकृतिक संसाधन हो गए, श्रम, काम करने वाले लोग हो गए, यानी कि श्रमिक की बात हमने कर ली, और उसके बाद भौतिक पूंजी की भी बात कर ली। अब क्या बचता है, चौथी चीज। चौथी चीज क्या होती है भाई, ज्ञान एवं उद्यम मानव पूंजी, ठीक है, ज्ञान एवं उद्यम। अब नॉलेज की जरूरत है, परिश्रम की जरूरत है, तो नॉलेज और परिश्रम कौन है भाई, नॉलेज किसके पास है, परिश्रम कौन करेगा, ह्यूमन, मानव, आप और हम, ठीक है। अब ये सब चीजें जो है, भूमि है, प्राकृतिक संसाधन है, भौतिक पूंजी है, इसमें काम कौन करेगा, आपका नॉलेज काम करेगा, एक व्यक्ति का नॉलेज काम करेगा, उसकी मेहनत काम करेगी, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है, मानव संसाधन। मानव संसाधन को सही तरीके से प्रयोग करने के लिए क्या चाहिए कि मानव के पास नॉलेज हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, यानी कि वो व्यक्ति शिक्षित हो, स्वस्थ हो, तभी वो अच्छे तरीके से मेहनत कर सकता है, उद्यम कर सकता है। ऑल राइट। तो आपसे अब सवाल पूछा जाए कि उत्पादन के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं, या उत्पादन के महत्वपूर्ण साधनों के बारे में बताइए, तो आप ये 4 चीजें बता सकते हैं, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, श्रम, भौतिक पूंजी, ज्ञान एवं उद्यम, मानव पूंजी। ऑल राइट। क्लियर है यहां तक की कहानी। यहां तक किसी को डाउट, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, बढ़ा जाए आगे, चला जाए। चलिए फिर चलते हैं। अब देखें, पहली आवश्यकता है, देखो भाई क्या है भाई, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहली आवश्यकता क्या है, प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए जमीन चाहिए भैया, और अन्य प्राकृतिक संसाधन चाहिए। जमीन मिल गई, जल चाहिए, वन, खनिज की भी आवश्यकता होती है। फिर दूसरी आवश्यकता होती है श्रम।
क्या होती है? दूसरी आवश्यकता होती है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। ठीक है, तो कुछ उत्पादन क्रियाओं में शिक्षित कर्मियों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी की। तीसरी आवश्यकता किसकी है? भौतिक पूंजी की आवश्यकता है। उत्पादन के समय प्रत्येक स्तर पर काम आने वाली, जब जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, काम करने के हर एक लेवल पर, हर एक स्तर पर अलग अलग तरीके की चीजों की आवश्यकता होगी। तो उत्पादन के समय प्रत्येक स्तर पर काम आने वाली आगतें, जैसे कि इमारतें, मशीनें, औजार आदि, ये सब क्या है? भौतिक पूंजी के अंतर्गत आते हैं। और इसमें भी भौतिक पूंजी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी दोनों शामिल होते हैं। ऑलराइट, तो ये हमें बेसिक चीजें हैं जिनकी जरूरत होती है। अब औजार, मशीन और भवन के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखें भाई क्या जानकारी मिलती है यहाँ से। तो औजार, मशीन और भवन। औजार तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें। औजार और मशीनों में क्या आएगा? किसान के हल से लेकर क्या क्या आएगा भाई? जनरेटर की जरूरत पड़ेगी, टरबाइन की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर आदि आते हैं। और औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। हर एक चीज को अब डिटेल में समझाया जा रहा है आपको कि किस चीज की आवश्यकता कैसे पड़ सकती है और कब तक उस चीज को आप यूज कर सकते हो, अपने उपयोग में ला सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर बात हो रही है औजार, मशीन और भवनों की। ठीक है, तो छोटे से मतलब किसान के हल से लेकर बड़ी बड़ी टेक्निकल चीजें तक इसमें आती हैं, जैसे कि जनरेटर, टरबाइन और कंप्यूटर। और औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। फिर बात आती है कच्चा माल और नगद मुद्रा की। किसकी? कच्चा माल और नगद मुद्रा। देखें तो उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल की। जैसे उदाहरण में सुनना, एक नया एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत। बुनकर किसे कहते हैं? जो कपड़े बनाते हैं। ठीक है, कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। कुम्हार मिट्टी के बर्तन कैसे बनाएगा? मिट्टी से। मिट्टी उसके लिए क्या है? एक रॉ मटेरियल है। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। जब उत्पादन कार्य होता है तो जरूरी माल खरीदने के लिए पैसे चाहिए, यानी कि नगदी भी चाहिए। ठीक है, तो कच्चा माल तथा नगद पैसों को क्या कहा जाएगा? कच्चा माल और नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहा जाएगा, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में एग्जाम्पल में देखा था। ऑलराइट, तो स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी आपको समझ में आ गई। स्थायी पूंजी क्या है, कार्यशील पूंजी क्या है। अब देखें चौथी आवश्यकता किसकी होती है? चौथी आवश्यकता किसकी होती है? भौतिक पूंजी में हमने स्थायी पूंजी और नगद पूंजी के बारे में, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी के बारे में जाना। अब चौथी आवश्यकता क्या है? मानव पूंजी की। जो उत्पादन के साधन है या उत्पादन का संगठन है, उन चारों चीजों को डिटेल में समझाया जा रहा है। ठीक है, चौथी आवश्यकता है मानव पूंजी। तो देखें उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए, किसके लिए? भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता है, जिसे क्या कहा जाता है? मानव पूंजी। मानव पूंजी में मुख्य रूप से क्या चीजें शामिल हो गई भाई साहब? मानव पूंजी में मुख्य रूप से शामिल हो गई ज्ञान और उद्यम। ज्ञान और उद्यम। ऑलराइट, फिर क्या चाहिए भाई? बाजार चाहिए। चीज तो आपने बना ली, उत्पादन तो कर लिया, प्रोडक्शन तो कर लिया, बेचोगे कहाँ? मार्केट में, बाजार में। तो उत्पादित वस्तुओं के अंतिम उपभोग हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए एक बाजार भी आवश्यक तत्व है। कंपटीशन के लिए आपको क्या चाहिए? एक मार्केट की आवश्यकता होगी। ऑलराइट, तो उत्पादित वस्तुओं के अंतिम उपभोग हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए, कंपटीशन के लिए बाजार भी एक आवश्यक तत्व है। आप अपनी चीजों को जाके कहाँ बेचोगे? बाजार में जाके बेचोगे। अब प्रतिस्पर्धा शब्द आया है यानी कि कंपटीशन।
तो क्या एक व्यक्ति जो है कपड़े बेचता है तो पूरे बाजार में सिर्फ एक ही व्यक्ति कपड़े बेचता है? क्या आपने सिर्फ एक ही दुकान देखी है कपड़े की? नहीं, कई सारी होती हैं। ठीक है, अलग अलग दुकानों पर अलग अलग वैरायटी का कपड़ा मिलता है। किसी के यहाँ बच्चों के कपड़े मिलते हैं तो किसी के यहाँ महिलाओं की साड़ियाँ मिलती हैं, कहीं पुरुषों के कपड़े मिलते हैं और कहीं सब कुछ मिलता है, लेकिन किसी की क्वालिटी अलग होती है, किसी का ब्रांड अलग होता है। तो यहाँ से क्या शुरू होती है? यहाँ से एक प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन शुरू होता है। कंपटीशन का दूसरा नाम एक तरीके से मार्केट है, बाजार है। ऑलराइट, तो उत्पादन के संगठन में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, ये सारी चीजें हमने जान ली। अब बताओ भाई, किसी के मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो तेजी से बताना है कमेंट करके। और हाँ भाई, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो फटाफट से लाइक और शेयर कर देना है। ऑलराइट, क्लियर है? अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर देना है। बढ़ा जाए आगे, सारी चीजें क्लियर हैं? चलिए अब बात आती है उत्पादन के कारक। क्या मतलब होता है इसका, उत्पादन के कारक? जान लेते हैं इसको। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है। उत्पादन कैसे संभव होता है? उत्पादन के कारक क्या क्या हो सकते हैं? उत्पादन कैसे संभव है? उत्पादन या प्रोडक्शन की हम बात करें तो प्रोडक्शन कैसे संभव है? बताओ भाई, कैसे संभव है? क्या चाहिए? सबसे पहले जमीन चाहिए, भूमि चाहिए। चाहे आप कृषि कार्य करें, चाहे आप उद्योग लगाएं, सबसे पहले क्या चाहिए? आपको जमीन चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए? श्रम। अगर मेहनत नहीं होगी, काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो आप उस भूमि को उपयोगी कैसे बनाएंगे? फिर क्या चाहिए भाई साहब? फिर चाहिए पूंजी, पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। बिना पैसे के क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई भी काम नहीं कर सकते। आपको खेती करनी है, ठीक है, आपके पास भूमि है, ठीक है, आप स्वयं खेती करने के काबिल हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो आप बीज कहां से खरीदेंगे? ठीक है, सिंचाई के साधन कैसे उपलब्ध कराएंगे? उसके बाद क्या लगेगा? उसके बाद जो खाद लगेगा वो अलग है। क्लियर हो रही है बात? अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप कैसे काम करोगे? भूमि है, श्रम है, ठीक है, आप खुद कर लोगे, लेकिन पैसा तो सबसे पहले चाहिए। तो उत्पादन के 3 मुख्य कारक कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम और पूंजी। क्लियर है बात? तो उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है। इन तीनों चीजों को मिलाकर प्रोडक्शन या उत्पादन पॉसिबल हो पाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादन के कारक कहा जाता है, या एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑलराइट, क्लियर है कहानी? चलिए अब एक और इंफॉर्मेशन यहां पर आपको बताई जा रही है। हेक्टेयर शब्द हमने सुना था कि भाई छोटे किसान जो थे, ठीक है, छोटे किसान जो थे उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हेक्टेयर क्या है? तो हेक्टेयर है जमीन मापने की इकाई। अब 1 हेक्टेयर कितने बराबर होता है? 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर के। कितने? 1 हेक्टेयर होता है 10,000 वर्ग मीटर के। ऑलराइट, तो एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के कारक और जमीन मापने की इकाई, इस स्लाइड में हमने ये सीखा। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। उत्पादन के संगठन में जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, सारी चीजें क्लियर हैं। कैसे कैसे उत्पादन होता है, कैसे पॉसिबल होता है। बढ़ा जाए फिर आगे, चलिए चलते हैं। और आज का ये सेशन यहीं पर खत्म होता है, आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। आपको क्या करना है? नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप तुरंत लेक्चर को अटेंड कर पाएंगे। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है।
इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।